हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बीजी स्टडी पॉइंट। तो आज हम बात करेंगे थर्मल इंजीनियरिंग के फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल कंसेप्ट्स की मूलभूत सिद्धांत। फर्स्ट चैप्टर है हमारा मूलभूत सिद्धांत। तो इसमें सबसे पहली हेडिंग हमारी पढ़ लेते हैं हम, थर्मल इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं हम। तो ध्यान दीजिए, यह मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच है। इसके अंतर्गत हम ऊष्मा का ऊर्जा में रूपांतरण, ऊष्मा का स्थानांतरण तथा ऊष्मा का कार्य में परिवर्तित होना आदि का अध्ययन करते हैं या किया जाता है। ठीक। ऊष्मा इंजीनियरिंग ऊष्मागतिकी के नियमों का पालन करती है। उस थर्मल इंजीनियरिंग के विस्तृत अध्ययन के लिए थर्मोडायनामिक के नियमों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, इसको आप समझ गए होंगे थर्मल इंजीनियरिंग किसे कहते हैं। थर्मल इंजीनियरिंग मतलब इसमें हम ऊष्मा का ऊर्जा में रूपांतरण, फिर ऊष्मा का स्थानांतरण, ऊष्मा का कार्य में परिवर्तन होना, इसके बारे में हम पढ़ते हैं थर्मल इंजीनियरिंग में। ठीक, तो अगली हेडिंग हम देख लेते हैं थर्मोडायनेमिक ऊष्मागतिकी। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, थर्मो प्लस डायनामाइक यानी डायनेमिक। थर्मो का अर्थ होता है ऊष्मा तथा डायनेमिक शब्द का अर्थ होता है गति का अध्ययन। ठीक, इस प्रकार थर्मोडायनिक शब्द का अर्थ होता है ऊष्मा की गति का अध्ययन किया जाता है। ठीक, समझ गए ना आप? ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। थर्मोडायनामिक के अंतर्गत हम इसके नियम, ऊष्मा के गुण तथा आंतरिक ऊर्जा तथा एंट्रोपी आदि का विस्तार से अध्ययन किया जाता है। ठीक, फिर देखिए रूल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो थर्मोडायनेमिक के रूल देखिए, ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम होता है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। इसका भी चर्चा हम करेंगे, थोड़ी देर बाद करेंगे इसका। तो उससे पहले आप इसमें देख लीजिए ऊष्मागतिकी निकाय, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। कोई भी निकाय थर्मोडायनेमिक निकाय तब कहलाता है जब उस सिस्टम की बॉडी, उसकी परिसीमा तथा परिवेश निहित होती है। कोई भी ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर ऊष्मागतिकी का अध्ययन करना होता है, उसकी एक परिसीमा होती है, जिस परिसीमा से या तो हीट तथा मॉस का आदान प्रदान होता है या उसी परिसीमा के अंदर हीट तथा मॉस का अध्ययन किया जाता है। ठीक, समझ गए ना? अगला हम देख लेते हैं, हम हेडिंग हमारा है थर्मोडायनेमिक सिस्टम का वर्गीकरण उसकी आवश्यकता के अनुसार दो वर्गों में किया गया है। द्रव्यमान के स्थानांतरण के अनुसार, तो इसके भी कई टाइप होते हैं, ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम, क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम, आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक। देखिए अगली हेडिंग है हमारी ऊर्जा, एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट हीट, ऊष्मा। यह ऊर्जा का ही एक प्रकार है जो उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु में जाती है, उसे हम हीट यानी ऊष्मा कहते हैं। कार्य, जब किसी वस्तु में बल लगाने पर वह अपने स्थान से विस्थापित होती है तो उसे कार्य कहते हैं। बाउंड्री यानी परिसीमा, निकाय तथा परिवेश को अलग करने वाली सतह परिसीमा कहलाती है। देखिए बाउंड्री हो गया सिस्टम बीच में, सराउंडिंग। ठीक, सराउंडिंग यानी परिवेश, निकाय की परिसीमा के बाहर का क्षेत्रफल परिवेश कहलाता है। अगला यूनिवर्स, ब्रह्मांड। निकाय, परिसीमा, परिवेश को मिलाने पर ब्रह्मांड बनता है। निकाय, परिसीमा और परिवेश को मिलाने से हमारा क्या बनता है? ब्रह्मांड, यूनिवर्स बनता है। ठीक, देखिए सिस्टम निकाय के बारे में पढ़ते हैं। ब्रह्मांड का वह मार्ग जिसमें होने वाले परिवर्तनों, ऊर्जा, द्रव्यमान के बारे में हम अध्ययन करते हैं, सिस्टम यानी निकाय कहलाता है। ओपन सिस्टम, खुला निकाय। इसमें ऊर्जा तथा द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? खुला निकाय यानी ओपन सिस्टम। एयर कंप्रेसर। क्लोज सिस्टम, बंद निकाय। इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण तो होता है परंतु द्रव्यमान का नहीं होता है। एकमात्र
एक पात्र में रखा गर्म द्रव्य इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। आइसोलेटेड सिस्टम, निरुद्ध निकाय, इसमें ऊर्जा तथा द्रव्यमान दोनों का स्थानांतरण नहीं होता है। थर्मल फ्लैश। ठीक, आपको समझ में आना चाहिए। आप नहीं समझ में आया तो आप कमेंट जरूर करिए, तो मैं फिर इसको और अच्छे तरीके से समझाऊंगा। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, ऊष्मागतिकी साम्य। ठीक, निकाय की वह अवस्था जिसमें मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ में कोई परिवर्तन ना हो, ऊष्मागतिकी साम्य कहलाता है। यह 3 प्रकार की होती हैं: मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, यांत्रिक साम्यता, थर्मल इक्विलिब्रियम, तापीय साम्यता, केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्यता। ठीक, तो सबसे पहला हमारा है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। निकाय की यांत्रिक साम्यावस्था में उस पर लगने वाले सभी बल संतुलन की स्थिति में होते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम में देखते हैं, निकाय की तापीय साम्यावस्था की स्थिति में निकाय की सतह का तापमान नियत रहता है। देखिए क्या कह रहा है थर्मल इक्विलिब्रियम, निकाय की तापीय साम्यावस्था की स्थिति में निकाय की सतह का तापमान नियत रहता है, ध्यान रखिएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम, निकाय की रासायनिक साम्यावस्था में, ठीक में उसकी स्थिति में निकाय में कोई भी अपक्रिया न चल रही हो तथा या फिर तो अपक्रिया समाप्त हो चुकी हो। देखिए, स्थिति में निकाय में कोई भी अपक्रिया न चल रही हो या तो अपक्रिया समाप्त हो चुकी हो या शुरू न हुई हो। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। एक बार और इसे के ध्यान से देख लीजिए, निकाय की साम्यावस्था में स्थिति में निकाय में कोई भी अपक्रिया न चल रही हो या तो अपक्रिया समाप्त हो चुकी हो या शुरू ना हुई हो। बिंदु फलन व पथ फलन, पॉइंट एंड पथ फंक्शन, वे फलन जिन्हें हम ऊष्मागतिकी निकाय के प्रक्रम के दौरान किसी भी बिंदु पर व्यक्त कर सकते हैं। ऑल थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। ठीक, वे फलन जिन्हें किसी बिंदु पर व्यक्त नहीं किया जा सकता है अर्थात वे पथ पर निर्भर करते हैं, पथ फलन कहलाते हैं। हीट एंड वर्क। देखिए, मात्रा निरपेक्ष तथा मात्रा सापेक्ष गुणधर्म। ठीक, वे प्रॉपर्टी जो पदार्थ के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करते हैं उन्हें मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म कहते हैं, जैसे दाब और ताप। वे प्रॉपर्टी जो पदार्थ के द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं उन्हें मात्रा सापेक्ष गुणधर्म कहते हैं। वॉल्यूम हो गया। ऊष्मागतिकी का शून्याङ्क नियम, चलिए इसके बारे में हम याद कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ज़रूर आएगा, इसको आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा। ठीक, तैयार कर लीजिएगा इसको, पेपर में इसके 90% आने के चांस रहते हैं। ठीक है ना। ऊष्मागतिकी का शून्याङ्क नियम यानी जीरोथ लॉ। ऊष्मागतिकी के शून्य नियम के अनुसार यदि कोई दो निकाय ए बी किसी तीसरे निकाय सी के साथ तापीय साम्यावस्था की स्थिति में है तो वे निकाय आपस में भी तापीय साम्यावस्था में होंगे। यानी ए बी तापीय साम्यावस्था में है, ठीक, तो ए बी सी तीनों तापीय साम्यावस्था में हो जाएंगे, यही शून्याङ्क नियम कहता है। ठीक, तीनों का जो है टेम्परेचर सेम हो जाएगा। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम देख लेते हैं हम। किसी चक्रीय प्रक्रम के लिए ऊष्मा एवं कार्य एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। ठीक, ऊष्मागतिकी का प्रथम निकाय के बारे में, किसी बंद निकाय के लिए निकाय को दी गई ऊष्मा पूर्णतः कार्य में परिवर्तित नहीं होती है। ऊष्मा का कुछ भाग निकाय में संचित हो जाता है जो ऊष्मा तथा कार्य में मिश्रित रूप में निकाय में संचित रहता है। इसका मतलब है कि जब हम किसी भी निकाय को जो है ऊर्जा देते हैं तो उसका पूरा जो है हमको नहीं मिलता है, उसका मतलब कुछ भाग इंटरनल एनर्जी में हो जाता है और कुछ हमको वर्क डन मिलता है। देखिए इसका फार्मूला क्या है, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी क्यू हमारा है दी गई ऊष्मा
DU इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा, DW वर्क डन। DU आंतरिक ऊर्जा, निकाय में संचित ऊर्जा को निकाय की आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। और DQ निकाय को दी गई ऊष्मा, DW निकाय द्वारा किया गया कार्य। देखिए जैसे इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए आप, DQ बराबर DU प्लस DW। यानी जैसे देखिए आप तवे पे रोटी बनाते हैं तो मान लीजिए हम गैस जलाते हैं तो उसमें से 100% ऊष्मा निकलती है, ठीक। तो 100% ऊष्मा निकलती है तो आप तवे पे रोटी रखते हैं तो 100% रोटी को थोड़ी मिल जाता है। जब आप उसको ऊष्मा देते हैं 100% तो 20% तो तवा लेता है, यानी खुद उसको गर्म होने के लिए चाहिए ना तवे को 20%, तो 20% तवा ले लिया, बाकी का 80% तो रोटी को मिलेगा ना। यही चीज़ है इसमें, जो तवे को मिला वो इंटरनल एनर्जी हो गया, फिर जो हमारा रोटी को मिला वो हमारा वर्क डन हो गया, यानी उसके द्वारा किया गया कार्य हो गया। और DQ मतलब हम उसको जो ऊर्जा दिए हैं, ठीक, समझ गए ना आप। इसी तरह मान लीजिए किसी मशीन को आप देते हैं, रेल के इंजन होता है उसको देते हैं आप, तो पहले उसका इंजन गर्म होता है, फिर चलने के लिए अलग ऊर्जा चाहिए तब वो चलता है, ठीक। ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं इसको बता दूंगा बढ़िया से। ये अगली हेडिंग हमारी तीसरा जो है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये आने के चांस नहीं है ज़्यादा, लेकिन थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट रहता है नॉलेज के हिसाब से, इसको याद रखिए। देखिए दोस्तों, यह नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है। यह नियम ऊष्मा प्रवाह की दिशा, क्लासियस कथन तथा ऊष्मा का कार्य में रूपांतरण, केल्विन प्लैंक कथन को बताता है। ये ध्यान रखिएगा, अब इसके बारे में हम आगे बताते हैं। केल्विन प्लैंक का कथन क्या कहता है, इसको सुनिए, आप ध्यान से सुनिए और नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, इसको नोट्स बना के अपना बढ़िया से लिख लीजिएगा। देखिए केल्विन प्लैंक कथन क्या कहते हैं। सभी ऊष्मा इंजन जो ऊष्मागतिकीय चक्रीय प्रक्रम पर कार्यान्वित हों, उनको दी गई ऊष्मा का संपूर्ण भाग कार्य में परिवर्तित नहीं होता है। वास्तव में इसका कुछ भाग वायुमंडल में निष्कासित होता है तथा शेष बचा भाग कार्य में परिवर्तित होता है। अतः यह नियम ऊष्मा का कार्य में परिवर्तन पर आधारित है, ठीक है ना। केल्विन प्लैंक ने यही बात कही थी कि हम जब किसी निकाय को जो है एनर्जी दे रहे हैं तो 100% हमको उसका एनर्जी आउटपुट में मिलेगा नहीं। मान लीजिए 100% हमने एनर्जी दिया इनपुट, तो आउटपुट हमको 100% नहीं मिलेगा, उसका कुछ भाग नष्ट हो जाएगा, उसका दक्षता। देखिए वही चीज़ नीचे लिखे, यह नियम दर्शाता है कि ऊष्मा इंजन की ऊष्मीय दक्षता कभी भी 100% नहीं हो सकती है। यानी वही चीज़ है, यानी हम जितना इनपुट देंगे उतना आउटपुट हमें प्राप्त नहीं होगा, वही चीज़ है। ppm सेकेंड इस नियम का उल्लंघन करता है, इसको हम आगे बताएंगे विस्तार से। देखिए अगला क्या था, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का क्लासियस कथन। क्लासियस देखिए क्या कहते हैं, इनके अनुसार कोई भी ऐसा प्रक्रम संभव नहीं है जो बिना किसी बाह्य कार्य के कम तापमान वाले निकाय से अधिक तापमान वाले निकाय को ऊष्मा स्थानांतरण कर सके। क्लासियस का कथन यह है कि मतलब ऐसा प्रक्रम संभव ही नहीं है जो बिना किसी बाह्य कार्य के कम तापमान से अधिक तापमान वाले निकाय को ऊष्मा स्थानांतरण कर सके, क्योंकि हम तो ऐसे भी जानते हैं कि अधिक तापमान से कम तापमान की ओर हम ऊष्मा का स्थानांतरण होता ही है, लेकिन कब कम तापमान से अधिक तापमान की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है। उसके लिए हमें एक बाह्य कार्य करना पड़ेगा, तब हमें कम तापमान से अधिक तापमान की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण कर सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो ज़रूर लाइक एंड शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।